गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम क्रोमोसोम्स में केमिकल नेचर, कैरियोटाइप्स और फंक्शंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे जो पूर्व की जो अपनी क्लास थी उसमें हमने क्रोमोसोम कंपोजिशन, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स, नंबर्स, उसकी प्रेजेंसी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम लेते हैं, पहले हम लेंगे कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है? जैसे कि मनुष्य हैं, होमोसेपियंस हैं, इनमें जो गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, इनका जो सेट होता है वो 2n बराबर होता है 46। कितने होते हैं? 2n बराबर 46। तो मनुष्य में 2n बराबर कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। किसमें? ह्यूमंस में, मनुष्य में। इसी प्रकार से जो मटर होती है, पी होती है, उसमें 2n बराबर होता है 14। किसमें? मटर में, पाइजम में। इसी प्रकार से जो ओनियन है उसमें 2n बराबर 16 होते हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें क्रोमोसोम की जो सेट्स होते हैं उनकी जो संख्या होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। और ये जो सेट है इसमें एक प्रकार से इसमें 23 पेयर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? 23 युग्म बनते हैं। इसी प्रकार से इसमें कितने बनेंगे? 7 पेयर्स बनते हैं। पेयर्स का मतलब क्या? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। अब जैसे कि मान लीजिए 23 जो पेयर्स है, जोड़े हैं, ये होमोजाइगोसिटी होते हैं, मतलब समजातीय होते हैं। इनका जो आकार होता है वो क्या होता है? समान होता है। लेकिन इनकी जो साइज होती है वो साइज क्या होती है? कुछ की बड़ी होती है, कुछ की छोटी होती है। इस प्रकार से जो 23 जो जोड़े हैं मनुष्य के, या 7 जोड़े हैं जो मटर के, इनको इनके आकार के घटते हुए क्रम में जब जमाया जाता है तो जो बनने वाले जो डायग्राम होते हैं उस चित्र को हम क्या कहते हैं? इडियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इडियोग्राम, भाव चित्र उसको हम कहते हैं। तो भाव चित्र में क्या होता है? जो पहला जो जोड़ा होगा, पेयर होगा, सबसे बड़ा होगा, और लास्ट का जोड़ा होगा वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। दूसरा, जो गुणसूत्र की जो सेट होते हैं, युग्म होते हैं, इन सेट्स को हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहते हैं। अब जैसे कि मनुष्य है, 2n बराबर 46 है। गुणसूत्र के सेट कितने हैं? यहाँ पर पेयर कितने हैं? 23। तो इस प्रकार के इसका कैरियोटाइप क्या होगा? 23 पेयर्स होगा। इसी प्रकार से मटर है, तो मटर में 2n बराबर कितने? 14 होता है। तो उसका जो पेयर होगा, जोड़ा होगा, वो कितना होगा? 7 होंगे। तो ये जो 23 और 7 जो पेयर्स है, इनको इनकी जो साइज है, इनका जो आकार है, आकार के घटते क्रम, बढ़ते से घटते क्रम में जो जमाया जाता है तो बनने वाले जो चित्र होते हैं उन चित्रों को हम क्या कहते हैं? इडियोग्राम कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, जैसे ये क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि मनुष्य में जो 22 जो पेयर्स होते हैं वो जो होमोजाइगस समझाते होते हैं, और एक हेटेरोजाइगस होता है। अब जैसे मान लीजिए इसकी ये आकार इनका बड़ा है, तो इसके जो बाद का जो युग्म होगा उसके आकार क्या होगा? इसकी तुलना में क्या होगा? छोटा होता है। तो इस प्रकार जो 23 जो पेयर्स होंगे उनको इस प्रकार से घटते क्रम में जब उनको जमाया जाएगा तो बनने वाले जो डायग्राम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इडियोग्राम कहलाते हैं। और क्रोमोसोम्स की जो सेट होते हैं, जो पेयर होते हैं, उनको हम कैरियोटाइप कहते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं केमिकल नेचर। क्रोमोसोम्स की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? कौन कौन से प्रकार के कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड वहां पर पाए जाते हैं? जैसे कि हमने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमेटिड्स से बने होते हैं। क्रोमेटिड्स में क्रोमेनिमेटा होते हैं, और क्रोमेनिमेटा में क्या होता है? क्रोमोमियर्स रूप में, बिंदु के रूप में वहां पर जो जीन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो जीन्स है, जीन्स किनसे बने होते हैं? जीन्स के बारे में देखा है कि डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए के बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इसकी केमिकल जो कंपोजिशन है, ओवरऑल जो क्रोमोसोम्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। और जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है इसमें 2 पार्ट होता है,
एक आपका न्यूक्लिक एसिड्स होता है और दूसरा आपका प्रोटीन्स पार्ट होता है। तो इस प्रकार से ये आपका न्यूक्लिक एसिड्स हो गए और नीचे आपके प्रोटीन्स हो गए। अब यहां पर देखते हैं न्यूक्लिक एसिड्स से हम देखते हैं कि यहां पर न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए जो क्रोमैटिन्स होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डीएनए सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसकी जो मात्रा होती है 35% तक होती है। दूसरा डीएनए का जो फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स जो डीएनए है उसको बोलते हैं और ये जो डीएनए है न्यूक्लियोसाइड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एक प्रकार से नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन सारके पाए जाते हैं और साथ ही राइबोस शुगर डीऑक्सी राइबोस शुगर पाए जाते हैं यहाँ पर और साथ में जो फास्फोरिक एसिड्स है जो फास्फोरिक अम्ल है वो इसके साथ मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं और न्यूक्लियोसाइड ही बाद आगे उसकी जो यूनिट बनती है वो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। तो इस प्रकार से ये जो डीएनए है न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं उनके जमने से बनी हुई संरचनाएं होते हैं आपस में। इसी प्रकार से अब जो डीएनए है इसमें न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होंगे? जैसे कि एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसी प्रकार गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट है, गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसी प्रकार साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट है या इसी प्रकार से यूरेसिल। अगर मान लीजिए जो न्यूक्लियोटाइड्स में आरएनए है, आरएनए में क्या पाया? यूरेसिल भी वहां पर प्रेजेंट होता है, थायमिडिन है, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिसिन है। इस प्रकार से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स वहां पर पाए जाते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है इस न्यूक्लिक एसिड्स में आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो जो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होता है इस राइबोन्यूक्लिक एसिड्स में हमने देखे थे कि इसकी संख्या एक मात्रा कितनी होती है? 5% होती है इनकी। कहां पर? क्रोमेटिन्स में। दूसरा आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है और टीआरएनए होता है। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इस प्रकार से ये जो आरएनए होते हैं आरएनए का निर्माण कैसे होता है? डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से होता है, अनुलेखन के माध्यम से वहां पर इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए मिलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं और दोनों मिलाकर एक प्रकार से न्यूक्लिक एसिड की मात्रा कितनी होगी? 40%। तो 40% तो क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो न्यूक्लिक इसमें क्रोमेटिन्स में जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन्स का। क्या होता है? प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, स्टोन प्रोटीन्स होते हैं, नॉन स्टोन प्रोटीन होते हैं। जो स्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो स्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर के होते हैं, सारे प्रकृति के होते हैं और इनमें जो मिलने वाले जो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स में वो होता है हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये इनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और ये जो सारे एमिनो एसिड्स हैं किस नेचर के हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, सारे नेचर के होते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे जो प्रोटीन्स होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन स्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं? नॉन स्टोन प्रोटीन। तो ये जो नॉन स्टोन प्रोटीन है ये एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के नॉन स्टोन प्रोटीन्स होते हैं और इनमें मिलने वाले जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन्स है, वो इनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन्स जो है एक संरचनात्मक एक प्रकार से एंजाइम्स का निर्माण करते हैं या जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर संरचना निर्माण करने का कार्य वहां पर करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम आते हैं क्रोमोसोम्स। जब क्रोमोसोम को स्टेन किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है, तो अभिरंजित करने के बाद में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स को कंप्लीट जो क्रोमोसोम्स है उसको जब हम स्टेन करते हैं तो स्टेन करने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर 2 रीजन वहां पर क्लियर दिखाई देते हैं। एक आपका होता है यूक्रोमेटिन रीजन और दूसरा आपका होता है हेटेरोक्रोमेटिन रीजन। जो यूक्रोमेटिन रीजन है ये यूक्रोमेटिन रीजन जो भाग होता है एक प्रकार से लाइट स्टेन वाला एरिया होता है, मतलब हल्का अभिरंजित होने वाला एरिया होता है। ये जो हल्का अभिरंजित जो एरिया है ये एक प्रकार से इस एरिया में डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक प्रकार से ये जो एरिया होता है डीएनए रिच एरिया होता है, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो यूक्रोमेटिन्स है, यूक्रोमेटिन्स एक प्रकार से सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट्स होता है क्योंकि
इसी के माध्यम से जो क्रोमोसोम्स के जो विभिन्न फंक्शंस हैं वो इसी के माध्यम से संपन्न होते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा जो पार्ट होता है जो कि क्रोमोसोम्स का डार्क स्टेन एरिया होता है, गहरा अभिरंजित जो भाग होता है, उस गहरे अभिरंजित भाग को हम क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन्स एरिया हम कहते हैं, रीजन उसको कहते हैं। यहाँ पर डीएनए की जो मात्रा होती है बहुत कम मात्रा, तो लो अमाउंट होती है, यहाँ पर बहुत कम मात्रा यहाँ पर डीएनए की पाई जाती है। लेकिन ये जो भाग होता है हेटेरोक्रोमेटिन जो भाग होता है, इसमें आरएनए भी पाया जाता है, आरएनए के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक यहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो भाग होता है हेटेरोक्रोमेटिन वाला भाग, ये प्रोटीन रिच एरिया होता है। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम से क्रोमोसोम को स्टेन करने के बाद में जो बनने वाले जो एरिया होते हैं दो होते हैं, एक तो यूक्रोमेटिन रीजन होता है और दूसरा क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन होता है। तो इस प्रकार से इसके क्रोमोसोम्स के दोनों भागों को हम पहचान सकते हैं स्टेन करके। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के कार्य। जो क्रोमोसोम्स के जो फंक्शंस होते हैं उनमें पहला जो फंक्शन होता है वो होता है वेक्टर ऑफ हेरिडिटी वेक्टर्स। क्रोमोसोम्स आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। अब कैसे वाहक होते हैं इसका हम देखते हैं कि जब कोशिका में डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक तो माइटोटिक होता है और मियोटिक होता है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के माध्यम से एक प्रकार से बनने वाले जो प्रोजेनिस होते हैं वो अपने जो पेरेंटल जो सेल्स होते हैं उसके समकक्ष होते हैं, उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो वहां पर जो इसकी प्रोजेनिस है उसमें अपने जो पेरेंटल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसके समकक्ष कैरेक्टर्स वहां पर डेवलप होते हैं। जैसे कि हम गेहूं डालते हैं सीड्स के, तो गेहूं के सीड्स डालने के बाद में उसमें जो गेहूं एक प्रकार से वीट सीड्स होते हैं, उसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं विद्युत कोशिका में माइटोट्यूडियोजन होता है, माइटोट्यूडियोजन के माध्यम से वो प्लांट्स बनता है, वो भी गेहूं का ही होता है और साथ साथ उसमें गेहूं के सीड्स ही वहां पर बनते हैं। तो ये एक प्रकार से जो आनुवंशिक लक्षण थे वो आनुवंशिक लक्षण एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वहां पर पहुंच जाते हैं। दूसरा, जब मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से क्या होता है कि वहां पर गैमेट्स का निर्माण होता है और जो दो अलग अलग प्लांट्स, अलग एनिमल, अलग अलग जो एनिमल्स हैं, एक प्रकार से एनिमल्स की जो जाते हैं उनसे आने वाले जो गैमेट्स होते हैं जिनका फ्यूजन होता है, मियोसिस फर्टिलाइजर होता है, तो जाइगोट का निर्माण वहां पर होता है। तो जाइगोट का निर्माण बनता है तो क्योंकि वहां पर दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज, दो अलग अलग एनिमल स्पीसीज से वहां पर क्रोमोसोम्स आए, तो उनमें एक प्रकार से जो उसके पेरेंटल जो होते हैं, माता और पिता, उनके दोनों के जो लक्षण होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। तो ये जो इनका एक प्रकार से जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स किसके माध्यम से पहुंच रहे, क्रोमोसोम्स के माध्यम से पहुंच रहे, गुणसूत्र के माध्यम से पहुंच रहे। क्यों? क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में जीन्स पाए जाते हैं जो कि उनमें बिंदुओं के रूप में, रेखीय रूप में, वहां पर लीनियर रूप में अरेंज्ड होते हैं। और ये जो अरेंज्ड है इनमें क्या पाया जाता है, जीन्स में क्या होता है, में डीएनए होता है। तो इस प्रकार से डीएनए के माध्यम से जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स स्पीसीज है, उनमें हेरिडिटी कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स एक प्रकार से हेरिडिटी कैरेक्टर जो आनुवंशिक लक्षण है उनका वाहक के रूप में कार्य करता है। दूसरा, जो इसका जो वर्क होता है, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय डीएनए। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के जो यूक्रोमेटिन भाग होते हैं उसमें डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये जो डीएनए है, ये डीएनए ही विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उपापचय क्रियाएं होते हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है जो एनाबॉलिक है, इसी प्रकार से कैटाबॉलिक में जो क्या कहते हैं आपका जो रेस्पिरेशन है। तो इस प्रकार से जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं उनका जो कंट्रोल किया जाता है वो डीएनए के माध्यम से ही किया जाता है। अब डीएनए के माध्यम से कैसे किया जाता है, जो डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेशन के माध्यम से डीएनए की अधिक संख्या में तो प्रोजेनिस बनाता है, संतति बनाता है। और ये जो डीएनए है, ये डीएनए अब क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है और ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से क्या करता है,
आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का निर्माण करता है। और जो आरएनए, एमआरएनए वो ट्रांसलेशन के माध्यम से, मतलब आरएनए ट्रांसलेशन के माध्यम से किसका निर्माण करता है? प्रोटीन्स का निर्माण करता है। और ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स ही एक प्रकार से एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही साथ उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्रोमेटिन जो है, फाइबर्स है, उनका निर्माण करने का कार्य ये करते हैं। इस प्रकार से एक प्रकार से जो डीएनए, जो एंजाइम, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो एंजाइम्स का निर्माण किसके माध्यम से किया जाता है? डीएनए के माध्यम से किया जाता है। जो हम सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं, तो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या करता है? सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत ये कहता है कि जो डीएनए है वो डीएनए रेप्लिकेशन के माध्यम से डीएनए का निर्माण करता है, और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से आरएनए का निर्माण करता है। और ये जो आरएनए है वह ट्रांसलेशन, अनुवादन के माध्यम से किसका निर्माण करता है? प्रोटीन्स का निर्माण करता है। और ये प्रोटीन्स ही किस रूप में कार्य करते हैं? एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं, और मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करते हैं? कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तीसरा, जो क्रोमोसोम्स का इंपॉर्टेंट वर्क आता है उसमें, क्योंकि डीएनए ही इंपॉर्टेंट है, और डीएनए क्या काम करता है? ट्रांसक्रिप्शन का कार्य करता है, अनुलेखन का कार्य करता है। तो ये जो अनुलेखन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से आरएनए का निर्माण करता है। और ये जो आरएनए है वो ट्रांसलेशन के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से एक प्रकार से किसका निर्माण करता है? प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन्स क्या होते हैं? एक प्रकार जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, एनिमल, प्लांट, उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, एक प्रकार से संरचनात्मक इकाई के रूप में ये कार्य करते हैं। कौन करते हैं? प्रोटीन्स। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उस क्रोमोसोम्स की केमिकल लेकर, कैरियोटाइप्स और फंक्शन का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।